नमस्कार साथियों, मैं आदित्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार तक्षशिला यूके पर। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सहयोग से हमारा परिवार आज 4000 सब्सक्राइबर का हो गया है और बस रुकना नहीं है, आपको भी और हमें भी बस ऐसे ही आगे बढ़ते जाना है और उम्मीद करता हूं आप लोग अपने लक्ष्य को पाने में जल्दी ही सफल हो जाएंगे। चलिए आज की क्लास को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं विशेषण को प्लस रसखान को। मैं कोशिश करूंगा, विशेषण बहुत लंबा टॉपिक है, कोशिश करूंगा एक ही वीडियो में से आज खत्म करने की, और इसके साथ साथ हम लोग साहित्य का एक पार्ट जिसमें आज मैं रसखान को सम्मिलित रखूंगा, तो रसखान को भी करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगा दीजिए विशेषण। विशेषण का अर्थ क्या होता है? विशेषण का अर्थ होता है विशेषता। जब हम किसी संज्ञा, सर्वनाम या किसी भी शब्द की विशेषता बताते हैं तो उस शब्द को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो विशेषण क्या है? संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या है? विशेषण है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि भाई लाल गाड़ी, लाल गाड़ी। ठीक है, तो लाल गाड़ी के अंदर लाल क्या हो गया? ये तो है विशेषण। ठीक है, और गाड़ी क्या है? यह है विशेष्य। अब ये विशेष्य क्या होता है? जिस शब्द की आप लोग विशेषता बताते हो, जिस वस्तु की आप लोग विशेषता बताते हो उसे क्या कहते हैं? विशेष्य। और जो विशेषता बताते हो उसे कहते हैं विशेषण। तो आपने ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं विशेषण के प्रकारों की, तो विशेषण के प्रकार अलग अलग माध्यम से अलग अलग होते हैं। जैसे हम लोग अगर बात करें अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर अगर मैं बात करूँ तो होते हैं 4। अगर मैं बात करूँ तुलना के आधार पर, तो तुलना के आधार पर ये होते हैं 3। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्रयोग के आधार पर, तो प्रयोग के आधार पर ये होते हैं 2। ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, मेन आपका सबसे ज़्यादा ये और ये है, ये इतना खास नहीं है, आप लोगों को याद भी नहीं होगा, चल जाएगा, लेकिन इन 2 का आपको ध्यान रखना। अर्थ के आधार पर 4 और तुलना के आधार पर 3। एक एक करके सबको जानेंगे। चलिए सबसे पहले हम आइडिया लगा देते हैं अर्थ के आधार पर, लेकिन 4 कौन कौन से होते हैं। तो अगर आपसे सिर्फ ये पूछा जाए कि विशेषण के कितने प्रकार हैं, तो सिर्फ आपको ध्यान रखना, आंसर क्या लगाओगे आप लोग? 4। तो विशेषण के प्रकार कितने हैं? 4। कौन कौन से? ट्रिक याद रखना आप लोग, जैसे मैं हर बार आपको ट्रिक बताता हूँ, तो इसकी ट्रिक आप लोग ध्यान रखना। गुस पसा से कॉमन ट्रिक है, बुक में भी आजकल यही रहती है, गुस पसा। तो ग से क्या हो जाएगा? गुणवाचक। पहला क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। दूसरा संख्यावाचक। तीसरा परिमाण। ध्यान रखना, परिमाण, परिणाम नहीं, परिमाणवाचक, नाप तोल है ना। और नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर लगातार ही रिव्यू के SSS एग्जाम करा रहा था, बार बार क्वेश्चन के ऊपर पूछे जा रहे थे, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं गुणवाचक विशेषण से। गुणवाचक विशेषण ये क्या होता है? किसी भी वस्तु अथवा व्यक्ति की विशेषता बताने वाले जो गुण हो गया, दशा हो गया, समय इत्यादि का अभाव का बोध कराने वाले शब्द क्या होते हैं? आपके गुणवाचक विशेषण में आ जाते हैं। जैसे अगर मैं इसके प्रकार की बात करूँ, तो वैसे तो प्रकार के 6 ही आपने लिखने हैं। प्रकार के कितने लिखने? 6। वैसे तो विशेषण है 4 प्रकार का, लेकिन इसके कितने प्रकार है गुणवाचक के? 6, जिसमें आपका आ जाएगा काल, रंग, गुण, दशा, आकार और स्थान। किसी किसी बुक में 7 भी कर देते हैं, लेकिन वो इसी स्थान को 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं, एक तो स्थान में और एक संज्ञा में, इसी के 2 नाम रख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको इसके 6 ही प्रकार लिखने हैं और 6 ही प्रकार इसके माने जाते हैं। ठीक है, बात आपको ध्यान रखनी है। काल में क्या आ जाएगा? काल में समय का बोध। काल को हम क्या बोलते हैं? समय। यहाँ पर आप लोगों को समय भी लिखा दिख सकता है। तो समय में क्या आ जाएगा आपका? नया, पुराना, अगला, पिछला, ताजा, प्राचीन। तो क्या ये सारे समय को बोध नहीं करा रहे? तो समय का बोध कराने वाला जगह। रंग क्या है? काला, नीला, हरा, सारे रंग इसमें आ जाएंगे ईटी से। ठीक है ना। गुणवाचक में क्या आ जाएगा? भला, बुरा, अच्छा। ठीक है, इसके बाद सच्चा, कपटी, कपट भी तो गुण है, और सच्चा। ठीक है ना। भलाई, बुराई, अच्छाई, सच्चाई, तो ये सब किसमें? ये भाव में बदल जाते हैं, भाववाचक में आ जाते हैं। ठीक है, तो सच्चाई सब क्या आपके गुण है। दशा में क्या जाएगा? गीला, सूखा, युवा, वृद्ध। ठीक है ना। यौवन, यौवन भी एक अवस्था है। ठीक है ना, ये आ जाएंगे आपके।
और इसके बाद आपके आ जाते हैं मोटा पतला भी इसमें आ जाता है, मोटा और पतला, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। या तो आप लोग देखते पहचान लो, गीला सूखा है तो होते हैं, तो मोटा पतला आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है। आकार में इसमें आ जाएगा आपका नुकीला, सुडोल, नुकीला, सुडोल, ठीक है, तिकोना, तिकोना, चौकोर, गोल, है ना, आयताकार इस तरीके से। तो आयत क्या एक तरीके का आकार है, आयत, वर्ग, ये सब आकार में आते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है। स्थान क्या है एक तरीके से, स्थान में आपका आ जाएगा इलाहाबादी, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इलाहाबादी क्या है, इलाहाबाद तो संज्ञा है, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन ये क्या है आपकी स्थान, इलाहाबादी, इलाहाबादी हो जाएगा आपका स्थानवाचक विशेषण, इलाहाबाद का रहने वाला इलाहाबादी, इलाहाबादी अमरूद अगर मैं बोलूँ इस तरीके से, इलाहाबादी, पंजाबी, गुजराती, ठीक है। तो ये होता है आपका गुणवाचक विशेषण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आप लोगों का ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ठीक है, ये ध्यान रखना है। रंग तो आप पहचान लो, गुण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और काल, ये आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखने, काल, गुण और स्थान, इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग बस जितने भी हमें सीरीज लेके आ रहे हैं आपकी वीडियो की, बस आप लोग ध्यान से देखते जाइए, और वादा करता हूँ आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, आपका अच्छा खासा स्कोर इससे बढ़ने वाला है, ठीक है। बस आप लोग लगे रहिएगा हमारे साथ। नंबर 2 हमारा आ जाता है संख्यावाचक विशेषण। नंबर 2 हमारा आता है संख्यावाचक विशेषण। अब जो संख्यावाचक विशेषण होता है ये होता है आपका 2 प्रकार का। इसके कितने प्रकार है, 2 प्रकार। कौन कौन से, पहला आपका होता है निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, ठीक है, और दूसरा होता है आपका अनिश्चित संख्यावाचक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संख्यावाचक विशेषण के कितने प्रकार हैं, तो 2, पहला निश्चित, दूसरा अनिश्चित। संख्या 2 ही तो हो सकती है, निश्चित हो सकती है तो 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, या निश्चित कुछ कोई बहुत इस तरीके से हो सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जानेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण को। तो यहीं पर आप लोग हेडिंग लगा दीजिए, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। बस बात उन्हीं की करेंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मैं फिर भी ज़्यादा डिटेलिंग में ना जाके थोड़ा थोड़ा हर एक के बारे में फिर भी बताता चलूँगा आप लोगों को, ठीक है। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है, जिससे हमें किसी निश्चित संख्या का बोध होता है, वो क्या है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। जिसके अंदर कौन कौन आ जाता है आपका, देखो इसके कितने प्रकार, इसके भी 6 प्रकार माने जाते हैं, लेकिन मैं इसके 7 भी कहीं पे देखने को मिलेगा, आपको 8 भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जब बात आएगी एग्जाम में मार्क करने की तो आप लोग 6 ही मार्क करना, 6 प्रकार होते हैं, ठीक है। पहला, वैसे तो इसका पूछा ही नहीं जाता, पर फिर भी मैं आपको बताता हूँ, अगर मार्क करने को आए तो 6 लगाना, वरना कोई ज़रूरत नहीं, पूछा नहीं जाता इसका। निश्चित संख्यावाचक में कौन आ जाएगा आपका, क्रमवाचक, गणनावाचक, ठीक है, आवृत्तिवाचक। नंबर 3 आवृत्तिवाचक, ठीक है। नंबर 4 समुदायवाचक, नंबर 5 समुच्चय बोधक, ठीक है। नंबर 6 इस गणना को पूर्णांक भी बोल देते हैं। नंबर 6 आपका प्रत्येकवाचक, प्रत्येक या विभागवाचक, और लास्ट आपका आता है 7वां अपूर्णांक बोधक, ठीक है। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, एक तो इसका प्रत्येक का दूसरा नाम विभाग, एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है, विभाग। तो ध्यान रखना प्रत्येक का दूसरा नाम विभाग है, गणना का ही दूसरा नाम क्या है, पूर्णांक। कभी आप लोग वहाँ पे देखे कन्फ्यूज हो जाओ, ठीक है। तो ये क्या क्या होते हैं, यार इंक भर लेता हूँ मैं, आप लोगों को भी दिखाई भी नहीं देता है ना, तो इसलिए फटाफट से इंक भर लेते हैं। देखिए चैप्टर बहुत बड़ा है, इसलिए कोशिश मैं कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कि भाई इस चैप्टर को मैं एक ही क्लास के अंदर निपटा दूँ। बहुत से चैप्टर ऐसे भी आएंगे जिनमें एक क्लास के अंदर नहीं निपटा पाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश ये रखूँगा तीसरी क्लास किसी की नहीं लाऊंगा, बस 2 क्लासेस के अंदर ही चैप्टर को खत्म कर दिया करूँगा, ठीक है। क्योंकि मेरा टारगेट ये है कि 25 से 30 वीडियो के अंदर लेक्चर के अंदर पूरी हिंदी को खत्म कर दिया जाए, ठीक है। क्रमवाचक में क्या आता है,
आप ही बताओ, जो आपको मैं बोलूँगा भाई क्रम से गिन के बताओ बच्चों की संख्या कितनी, तो आप क्या बोलोगे? 1 2 3 बोलोगे? नहीं, आप बोलोगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये तो क्रम होता है। तो क्या बोलोगे? पहला, दूसरा, इस तरीके से बोलते चले जाओगे। गणना करने को कि गिन के बताओ, तो गिनते कैसे हो? पहला, दूसरा, तीसरा, 1 2 3 4 5 6, है ना? 1 2 3, इस तरीके से गिनते चले जाओगे, ठीक है। आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब होता है रिपीट करना। रिपीट कब होता है? जब मल्टीपल चलता है। मल्टीपल कैसे? 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, है ना? तो 2 गुना, 3 गुना, है ना? इस तरीके से। दोहरा, इकहरा, ये भी ध्यान रखना, इकहरा बहुत अच्छा शब्द है। इकहरा और दोहरा ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। समुदाय में क्या आता है? समुदाय में संख्या भी होती है प्लस कुछ संख्याओं का एक ग्रुप होता है, जैसे चारों, आठों, चारों, आठों, सातों, है ना? इस तरीके से। समुच्चय में क्या होगा? समुच्चय कोई संख्या नहीं होती, लेकिन जब हम उस शब्द का नाम लेते हैं तो एक निश्चित संख्या हमारे दिमाग में आ जाती है। जैसे मैं बोलूँ जोड़ा, अब जोड़ा तो कोई संख्या नहीं, लेकिन जैसे कोई जोड़ा बोलता है आपके दिमाग में 2 आता होगा, है ना? जोड़ा, जोड़ा मतलब मेल फीमेल, जोड़ा। उसके बाद दर्जन, तो दर्जन का जब नाम लेते हैं क्या आता है? 12 दिमाग में आ जाता है। यहीं से एक शब्द पूछा गया था एग्जाम के अंदर, बेताल पचीसी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सॉरी, उल्टा हो गया, बेताल पचीसी यहाँ नहीं आएगा, ये आएगा आपका समुदाय में। बेताल पचीसी यहाँ पे आएगा, बेताल, ये भी ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया था बेताल पचीसी। 25 वस्तुओं का समूह बेताल पचीसी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जोड़ा, दर्जन, ठीक है ना? इस तरीके से। दनामूल, दनामूल भी इसमें नहीं आएगा, बस इतना रखना, जोड़ा और दर्जन, इस तरीके के सारे शब्द, जिन शब्दों को पढ़ने के बाद आप लोगों को एक निश्चित संख्या का बोध हो जाए, उसे किस में रखते हैं हम लोग? समुच्चय में रखते हैं, ठीक है। प्रत्येक वाला एक इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, बेताल पचीस, ध्यान रखना। विभागवाचक के प्रत्येकवाचक में क्या आएगा? 1 1, 2 2, 3 3, है ना? जब आप लोग ऐसे करके पढ़ते हो 1 1 2 2 3 3 4 4, तो ये सब किस में आ जाते हैं? आपके प्रत्येक में। अपूर्णांक क्या है? अपूर्णांक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम पे। देखो कैसे। पहली बात तो दनामोल इसमें आता है। दनामोल एक तोलने की कोई इकाई होती है जिसके अंदर आप लोग पॉइंट्स वगैरह आ जाते हैं। अपूर्णांक, अपूर्ण अंक, पूर्ण अंक नहीं होना चाहिए, जैसे 1/3, 2/3, ठीक है। और अर्ध तृतीय, ये बात ध्यान रखना है। देखो ये मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट लिखा है, अर्ध तृतीय, अर्ध तृतीय, अर्ध द्वितीय, ठीक है। अर्ध द्वितीय ये क्या होते हैं? आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अर्ध तृतीय कितना होता है, तो आप लोग हो सकता है धोखे से 3.5 लगा दो, जो कि क्या हो जाएगा? गलत। ये होता है अर्ध तृतीय, 2 पूरे तीसरा आधा, अर्ध तृतीय तीसरा आधा, तो तीसरा आधा, ये देखो 2 पूरे हैं तीसरा आधा है। अर्ध द्वितीय क्या है? 1.5, दूसरा आधा, तो दूसरा आधा है। तो इसी एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो जो संख्या दशमलव में होगी, फ्रैक्शन में होगी, यानी भिन्न में होगी, वो सारी संख्या किस में आएगी? अपूर्णांक बोधक में आ जाएगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है हमारे काम का? हमारे काम का तो अपूर्णांक बोधक है। विभागवाचक के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये पूछा गया था कि विभागवाचक कौन सा है, बच्चों ने प्रत्येक पढ़ रखा था, विभाग का पता ही नहीं चला। विभाग का मतलब होता है अलग अलग करना, तो 1 1 2 2 3 3, समझ गए, ध्यान रखना। दूसरा यहाँ से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका पड़ जाता है आवृत्ति बोधक, ये पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग किसकी? निश्चित की। अब बात करते हैं हम लोग निश्चित संख्यावाचक की, ठीक है। अनिश्चित संख्यावाचक, सिंपल सी बात है। अनिश्चित संख्यावाचक क्या होगा? जिससे किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं होता, उसे हम क्या बोल देंगे? उसे हम बोल देंगे अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे इसकी पहचान क्या आएगी? पहचान के तौर पे ध्यान रखना, ऐसे ऐसे शब्द मिलेंगे, कुछ, कई, बहुत, असंख्य, अनेक, ठीक है, लगभग, करीब, ठीक है, करीब, तकरीबन। आप मुझे खुद ही बताओ, इन सारे के सारे शब्दों में कहीं पे निश्चित संख्या का बोध होता है? बिल्कुल नहीं होता। जैसे मैं बोलूं कुछ कुत्ते भौंक रहे हैं, भौंकते रहते हैं ना पाकिस्तान की ओर से, कुछ कुत्ते भौंक रहे हैं,
ठीक है। फिर यहाँ पे कई लोग मारे गए, कई लोग मारे गए, ठीक है। बहुत सा धन लुट गया, बहुत सा धन लुट गया, ठीक है। तो बहुत सा धन कितना धन वो पता नहीं है। असंख्य, आसमान में असंख्य तारे हैं, आसमान में असंख्य तारे हैं। करीब 50 लोग मारे गए, करीब 100 लिख लेते, 100 लोग मारे गए, लोग मारे गए। ये भी ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करीब 100 लोग, अब 100 देख के से उसमें मत डाल देना निश्चित संख्या में। 100 से पहले देखो क्या लिखा है, करीब। अब करीब तो 99 भी होता है, 98 भी होता है, 97 भी होता है, कुछ नहीं पता, ठीक है। एक और ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया था सैकड़ों, सैकड़ों लोग है ना, सैकड़ों या 20, 30, ऐसे ऐसे शब्द भी आ सकते हैं। देखने में क्या है, संख्यावाचक है, लेकिन है क्या, अनिश्चित संख्यावाचक है। तो संख्यावाचक ही, लेकिन अनिश्चित, निश्चित नहीं है। तो 30 लोग भाग गए। बात समझ में आ गई? तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपने, इतना याद रखना, बहुत काफ़ी काम करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो बस कमेंट करते रहिएगा और शेयर और लाइक करते रहिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारा आता है परिमाण नंबर 3। नंबर 3 हमारा आता है परिमाण बोधक या परिमाणवाचक, ठीक है। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण के भी कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार। पहला निश्चित, दूसरा अनिश्चित। पहला निश्चित और दूसरा अनिश्चित, ठीक है। अब पहले हम लोग निश्चित को जान लेते हैं। सेम कंडीशन है बस, अब वही परिणाम है क्या, परिमाणवाचक है क्या, पहले से जान लेते हैं। माप, नाप, माप, या फिर बोल सकते हैं नाप अथवा तोल का बोध कराने वाले शब्द, ठीक है। नाप अथवा तोल का बोध जिन शब्दों से किया जाता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, परिमाणवाचक विशेषण बोल देते हैं, ठीक है। अब इसमें कौन कौन आ जाएगा, वही निश्चित से शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। और निश्चित में क्या आ जाएगा आपका, देखो जैसे मैं पहले निश्चित की बात कर लेता हूं। निश्चित परिमाण, ये क्या आएगा, सबसे पहला आपका आ जाएगा एग्जाम्पल इसका। जैसे निश्चित किसी माप तोल का बोध होता है, जैसे 5 मीटर कपड़ा, ठीक है, 10 लीटर दूध, ठीक है, 100 मीटर लंबी सड़क। बात सही है, देखो सब में पता लग रहा है क्या है, ये निश्चित संख्या है। अगर मैं निश्चित संख्या की बात करूं, नंबर सेकंड हमारा कौन सा आ जाता है, अनिश्चित संख्यावाचक। अभी अनिश्चित संख्यावाचक क्या है भाई, सॉरी अनिश्चित परिमाणवाचक, परिमाणवाचक अभी क्या है, जिससे निश्चित परिमाण का बोध नहीं होगा। जैसे कुछ लीटर दूध, कुछ लीटर दूध, बहुत पानी, ठीक है। अब यहाँ पे बोल सकता हूँ मैं लगभग 10 लीटर दूध, 10 लीटर दूध, काफ़ी मीटर कपड़ा, काफ़ी मीटर कपड़ा, ऐसे भी लगा सकते हो। काफ़ी भी एक ऐसे शब्द है, काफ़ी में कितना आ जाएगा ये पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये सारे बहुत, कुछ, लगभग, काफ़ी, कई लीटर पानी, ये सब किस में आते हैं आपके, ये सब के सब अनिश्चित परिमाणवाचक में आ जाएंगे, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, सारा दूध भी अगर आता है ना, सारा दूध, तो सारा दूध भी किस में आएगा,
अनिश्चित में आता है, कभी सारा में आप निश्चित बात समझ लीजिए। मैंने पिछली क्लास में बताया था सारा के ऊपर एक क्वेश्चन जब सर्वनाम पढ़ा रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 और लास्ट आ जाता है हमारा नंबर 4 मोस्ट इंपोर्टेंट, सार्वनामिक विशेषण। इसमें एक शब्द आ रहा है आपका सर्वनाम, ठीक है। सर्वनाम मतलब सबका नाम। अब सर्वनाम क्या है? देखो सर्वनाम के अगर सबसे पहले आपसे प्रकार पूछे जाए तो सर्वनाम के प्रकार भी 2 होते हैं। इसके कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार। पहला कौन सा है आपका? मौलिक, और दूसरा होता है आपका यौगिक। लेकिन हम लोग इसकी डिटेल में जाएंगे क्योंकि इससे जो क्वेश्चन कई बार पूछा गया वो अंदर से आज तक नहीं पूछा गया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कितने प्रकार है तो 2 ध्यान रखना। अगर इससे पूछ गए, इससे ज़्यादा आपको ध्यान नहीं रखना ना। ये कौन कौन से ध्यान रखना, मौलिक और यौगिक, परिभाषा के ऊपर जाने की कोई जरूरत नहीं है। बात करते इसकी परिभाषा क्या है, ठीक। इसकी परिभाषा सेम ही होती है। जैसे जब आपका जो सर्वनाम होता है अगर वो संज्ञा से पहले आ जाए, सर्वनाम किससे पहले आ जाए? सर्वनाम संज्ञा से पहले आए तो वो क्या है आपका? सार्वनामिक विशेषण। जैसे यह मेरी कार है, या फिर मैं बोल दूं यह कार मेरी है। अब कार की जगह पुस्तक रख लो, पेन रख लो, पेंसिल रख लो, घर रख लो, आपकी मर्जी। यह की जगह पर वह कर लो, मैं कर दो, तू कर दो, कुछ भी कर लो, सर्वनाम रख देना कोई भी। पिछली क्लास सर्वनाम के ऊपर पढ़ा रखी है, वहाँ जाओ चेक करो सर्वनाम क्या होता है। जिसकी ये पहली वीडियो है वो पीछे जाके सर्वनाम पढ़ो, वहाँ से आप लोगों को सर्वनाम के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। यहाँ आके आपको फिर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या मामला है। देखो तो मैंने कहा कि ये क्या है? सर्वनाम, ठीक है। और ये क्या है? संज्ञा। आप मुझे बताओ संज्ञा पहले आ रही है कि सर्वनाम? सर्वनाम पहले आ रहा है, तो इसका मतलब किस में जाएगा? आपका सार्वनामिक विशेषण में चला जाएगा। यहाँ पे भी देखो कार भले ही इधर से उठ के इधर आ गई हो, लेकिन ये है, ये क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम अभी भी पहले है और कार अभी भी क्या है, यानी संज्ञा अभी भी क्या है? बाद में, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम लोग सार्वनामिक विशेषण। इतनी छोटी सी बात यहाँ से ध्यान रखनी है, बाकी कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं तुलना के आधार पर क्या होता है। देखो तुलना के आधार पर मैंने अभी लिखा था पीछे कि तुलना के आधार पर क्या होता है। आधार पर विशेषण के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार है। कौन कौन से? पहला होता है आपका मूलावस्था, मूलावस्था। दूसरा होता है आपका उत्तरावस्था, और तीसरा होता है आपका उत्तमावस्था। उत्तमावस्था, इसमें तम लगा हुआ है, इसमें तर लगा हुआ है, तो यही करना है बस। इसमें प्लस करना है तर और इसमें करना है प्लस तम। जैसे मैं बोलूं उच्च, तो उच्च एक क्या है? मूल अवस्था है। उच्चतर, यह आपकी क्या तर जोड़ दिया आपने इसमें, तो उत्तरावस्था। उच्चतम ये सबसे बड़ी अवस्था होती है, सुपर अवस्था नहीं होती, उच्चतम। आपको एक बात वो ध्यान रखनी है, उच्चतम जब आप तम शब्द लगा देते तो इससे पहले बहुत, अधिक ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि तम लगा देना आपने, तम का मतलब है बहुत अधिक होता है। ये आपके वाक्य शुद्धि में पूछा जा सकता है, अगर पूछा गया तो कर देना, वरना कोई जरूरत नहीं है। तो देखना, ठीक है। जैसे बोलूँ गुरु, तो गुरुतर, गुरुतर, और यहाँ जाएगा गुरुत्तम, गुरुत्तम, ठीक है। एक और बात ध्यान रखनी है, जब आप एक वाक्य दिखाता हूँ मैं यहाँ पे आपको, उससे थोड़ा ध्यान देना। राहुल होनहार बालक है, एक मैंने वाक्य लिखा इसके लिए, ठीक है। इसके लिए एक वाक्य लिखता हूँ यहाँ पे, राहुल अभिषेक से होनहार बालक है, ठीक है। एक ही लिखा, एक दिया मैंने राहुल घर का सबसे मेहनती बच्चा है, ठीक है। कुछ अंतर नजर आ रहा होगा यहाँ पे। राहुल की तुलना किसी से नहीं की गई, उसकी खुद से गई, बस नॉर्मल उसके बारे में विशेषता बता दी गई, राहुल होनहार बालक है। जब किसी की सिर्फ विशेषता बता दी जाए तो वो किस में जाता है? मूलावस्था में। जब केवल 2 व्यक्तियों की तुलना की जाए, केवल 2 व्यक्तियों की तुलना की जाए, राहुल अभिषेक से होनहार है, राहुल और अभिषेक 2 ही तो व्यक्ति हैं, और जब
2 से अधिक व्यक्तियों की तुलना की जाए, 2 से अधिक व्यक्तियों की तुलना की जाए, राहुल घर का सबसे बड़ा, तो 2 से ज़्यादा रहे होंगे तो राहुल क्या है, होनहार। तो ये ध्यान रखना है, 2 से ज़्यादा की होगी तो वो उत्तम अवस्था होती है, 2 होगी तो उत्तरावस्था है, 2 से कम यानी 1 ही होगा तो वो मूलावस्था है। आपको यहाँ से इतना ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम लोग प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर क्या है, एक होता है आपका विशेष्य विशेषण, विशेष्य विशेषण, एक होता है विधेय विशेषण, विधेय विशेषण, ठीक है ना। बस इसके प्रयोग के आधार पर पहला होता है विशेष्य विशेषण, दूसरा होता है विधेय विशेषण। याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है, कुछ नहीं करना। देखो विशेष्य विशेषण क्या है, जब विशेषण तो आ जाए पहले प्लस संज्ञा आए बाद में, तो यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे संज्ञा आए पहले और विशेषण आए बाद में। कैसे याद रखने का तरीका बताता हूँ, कभी भूल जाओ। यहाँ पे विशेष आ रहा है ना, देखो बस विशेष शुरू में रख देना। आपको इतना तो ध्यान रहेगा कि विशेषण और संज्ञा का मेल था और तो कुछ था नहीं। पहले कौन सा आएगा, देखो यहाँ पे विशेष लिखा हुआ है तो विशेषण पहले संज्ञा बाद में, दूसरे में अपने आप उल्टा कर देना, संज्ञा प्लस विशेषण। यहाँ पे विशेष लिखा हुआ है ही नहीं, तो विशेषण कैसे मैं बोलूँ, यहाँ पे काला घोड़ा, विशेषण संज्ञा, और यहाँ पे घोड़ा काला, ठीक है, संज्ञा विशेषण। बात समझेगा, उल्टा करना और कुछ नहीं है। तो ये प्रयोग के आधार पर हो गया आपके। तो विशेषण में बस इतना ही, विशेषण में इससे ऊपर कुछ नहीं पूछा जाता, ठीक है। विशेषण में इतने आपसे से पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं साहित्य के अंदर आपके रसखान जी के बारे में, ठीक है। तो आप लोग साहित्य हेडिंग लगाओ फटाफट से, और आज हम पढ़ेंगे साहित्य में किसे, रसखान जी के बारे में, ठीक है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, रसखान जी की ज़्यादा रचनाएं नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाएं बताऊंगा, उनको 3-4 रचना बताऊंगा, बस वो याद रख लेना। उनमें से आई तो उनमें से आएगी, वरना यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। जो उनकी फेमस रचना है वो बता देता हूँ, बाकी कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इनके जन्म की। सबसे पहले जन्म पे आते हैं। जन्म इनका हुआ था अमरोहा, यूपी में। अमरोहा का पड़ता है यूपी में। तो मृत्यु की अगर मैं बात करूँ, मृत्यु हुई थी कि वृंदावन में। वृंदावन में क्यों हुई वो भी बता देता हूँ। इनका असली नाम जो था ना, अभी आपको पता लगेगा, देखो जिसको जो नहीं जानता इनके बारे में, इनका असली नाम था सैयद इब्राहिम, सैयद इब्राहिम। इसका मतलब ये क्या थे, सैयद इब्राहिम खान। तो इसका मतलब ये मुस्लिम थे। तो एकमात्र मुस्लिम कृष्ण भक्त थे, ये ध्यान रखना। ये मुस्लिम होने के बावजूद भी क्या थे, हिंदू जो हमारे देवता हैं, जो हमारे भगवान श्री कृष्ण, उनके उपासक थे। तो ये ध्यान रखना, एकमात्र कौन से, ये आपके बैठ जाते हैं रसखान। तो ये क्या हुआ था, वृंदावन चले गए थे, कृष्ण भक्ति में लीन थे। तो कृष्ण की जो जन्मभूमि है, जहाँ पे उनकी कर्मभूमि, वो सारी क्या है, वृंदावन रही। तो वृंदावन में जाके इन्होंने वहाँ पे उनका भजन कीर्तन किया, तो वहीं पे इनकी मृत्यु हुई थी। तो आप लोगों ने ध्यान रखना, ठीक है। श्री कृष्ण के बारे में ज़्यादातर ये उपासक थे, यानी कृष्ण के ज़्यादा। तो वृंदावन में हुआ। दूसरा अगर मैं बात करूँ इनके भाई रचनाओं की, मेन अब इसकी रचनाएँ रह जाती हैं। तो रचनाएँ क्या क्या हैं इनकी, प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका, सुजान, रसखान, ठीक है, दान लीला, ठीक है। तो प्रेम वाटिका, सुजान, रसखान और आपका दान लीला इनकी मेन। इनके अगर मैं समकालीन बात करूं, किसके समकालीन थे, तो ये समकालीन थे अकबर के। जैसे मैंने सूरदास को भी कल बताया था, सूरदास किसके समकालीन थे, अकबर के समकालीन थे, ठीक है। बस ये था, मुस्लिम कृष्ण भक्त थे, बाकी कुछ नहीं है। अगर बात करें दीक्षा किससे ली थी इन्होंने, तो दीक्षा अगर आप मानोगे, यानी गुरु अगर इनका मानना चाहते हो किसी को, तो विट्ठलनाथ को मान सकते हो। बस विट्ठलनाथ ने ही इन्हें कहा था कि तुम क्या करो, ब्रज आप जाओ कहाँ पे, ब्रज में जाओ, यानी वृंदावन जाओ, वहाँ पे कृष्ण की भक्ति करो। तो वहीं से विट्ठलनाथ जी से दीक्षा ली उन्होंने। कहाँ जा बसे थे, वृंदावन में जा बसे थे। बस इनके बारे में इतनी बात ध्यान रखना, रसखान में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। तो हमारा साहित्य में भी एक रसखान जी कंप्लीट हुआ और विशेषण भी आज मैंने खत्म कर दिया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। आप इतना ही कर लेना, इससे ऊपर आपके विशेषण के अंदर कुछ नहीं पूछा जाता, बस आप लोग इतना कर लेना, ठीक है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और देखिए जल्दी आप लोगों की करंट अफेयर्स की क्लास भी आने वाली है। करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है।
आप लोग अगर करंट अफेयर्स को छोड़ते हो तो ये समझना आप लोग विशेष स्थिति से उठ के नॉर्मल स्थिति में आ जाओगे। विशेष आप तब कहलाते हो जब आप अच्छे एक ऐसे टॉपिक पे आप स्कोर कर रहे हो जिस पे और बच्चे नहीं कर पाते। आपकी जो करंट अफेयर्स होती है ये लगभग बच्चों की वीक होती है, तो आप लोग इस चीज़ को मत छोड़ना। आपकी क्लासेस जल्दी से जल्दी आने वाली है करंट अफेयर्स की, और बहुत ही धांसू क्लास रहने वाली है, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा बिल्कुल भी। बस आप लोग पूरी जो आपकी क्लास होगी आपके करंट अफेयर्स की उसे देखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।